हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो बायोलॉजी में लगभग 7 से 8 घंटा में ये पूरा बुक आपका घटना चक्र कंप्लीट होने वाला है बायोलॉजी में, ठीक है ना। अभी चलिए हम लोग इससे पहले ऑलरेडी मैं 8-10 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। अब 2 से 3 लेक्चर बचेगा, क्योंकि 2 से 3 ही टॉपिक बचा हुआ है। तो विद इन द 8 आवर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स भी मैं विद इन 3 आवर्स कंप्लीट किया हूँ। केमिस्ट्री भी विद इन 3 आवर्स कंप्लीट किया हूँ। सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करवा दिया हूँ, देखिएगा मज़ा आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डिफिशियंसी एंड नॉन कॉन्टीजियस एंड अदर डिजीज़, ठीक है। कल मैं इसको लाइव लगाया था, बट वो वीडियो अपलोड सही से हो नहीं पाया। आई मीन क्वालिटी डाउन था, सो डेट इज़ वाई मैं फिर से इसको शूट कर रहा हूँ, फिर से ही पढ़ा देता हूँ शुरू से ही। चलिए तो देखते हैं डिफिशियंसी डिजीज़ कब होता है जी। तो अगर विटामिन या मिनरल की कमी हो जाएगा तो भी वो क्या होगा, क्या कहलाएगा कि डिफिशियंसी हो गया, आपको डिफिशियंसी डिजीज हो गया। कैंसर का क्या लक्षण होता है? कैंसर किसी को होता है तो लंप आ जाता है, नॉर्मल ब्लीडिंग होने लगता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगेगा, ठीक है ना। प्रोलॉन्ग्ड कफ, बहुत लंबा समय तक, जैसे कफ किसी को हो गया, ठीक है ना, कफ खांसी वगैरह जो होता है बड़े लंबा समय से है, तो वो सब कैंसर का ही लक्षण होता है, समझे। और वेट लॉस हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब पता ही नहीं चल रहा है, इतना ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है ना कि एक होता है ना कि आदमी जब मोटा हो जाता है तो वेट लॉस करने की कोशिश करता है, एक होता है कि आपका हो ही जा रहा लगातार, तो डैट इज़ अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। तो चेंज इन द बॉल मूवमेंट, एक्चुअली बॉल मूवमेंट वही होता है जब पोटी होता है, अगर उसका मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है ना, बॉल मूवमेंट में भी चेंजिंग अगर आता है, तो ये सारा कहीं ना कहीं लक्षण होता है कैंसर का, समझे। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही, मतलब अगर देखने को मिलता है ये सारा तो वो समझिए कि कैंसर का ही लक्षण है। फिर देखिए कि मेटास्टेसिस क्या होता है। मेटास्टेसिस एक्चुअली क्या होता है कि अनदर रीजन ऑफ द बॉडी के अनदर रीजन में जब कैंसर का सेल फैलने लगता है ना, तो उसी को बोलते हैं कि मेटास्टेसिस हो गया। कोई एक पर्टिकुलर, मान लीजिए यहाँ पे मेरे को कैंसर हुआ, तो कैंसर का सेल में क्या होता है, ज़्यादा होने लगता है ना ये, और यही फिर इधर भी ज़्यादा होने लगेगा सेल। तो वही है कि एक रीजन से दूसरे रीजन में जब फैलने लगता है कैंसर वाला सेल, तो उसी को मेटास्टेसिस बोलते हैं, समझे। अब ऑन्कोजीन क्या है कि एक जीन है जो कैंसर कराता है, समझे, जो कैंसर करता है, जैसे ट्यूमर सेल, पोटेंशियल टू कॉज कैंसर इन ट्यूमर सेल, समझे। तो यही है, ऑन्कोजीन क्या है, एक तरह का जीन है जो क्या करता है, आपका ट्यूमर सेल में वो कैंसर करवाएगा। तो डेट इज द ऑन्कोजीन इज ए जीन डेट हैज ए पोटेंशियल टू कॉज कैंसर इन ट्यूमर सेल, समझे। मोस्ट नॉर्मल सेल जो होता है वो क्या होता है, उसका रैपिड सेल डेथ हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं कि एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है कि रैपिड सेल डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट नॉर्मल सेल में आपको ये देखने को मिलता है। कब होता है ये सब सारा चीज़, समझ पा रहे हैं, ऊपर से जोड़ पा रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें हो रही होगी। अब देखिए यहाँ पे कि रोस सार्कोमा वायरस एक है, तो इसमें क्या होता है, ये चिकन में एक्चुअली देखा गया है। ये क्या है, एक वायरस है रोस और सार्कोमा। अब ये देखिए लिक्योमिया जो होता है, लिक्योमिया, इसमें क्या होता है कि ज़्यादा बनने लगता है। जैसे इमेच्योर WBC जो होता है वो ज़्यादा बनने लगेगा, इमेच्योर है, WBC मैच्योर नहीं हुआ और वो ज़्यादा बनने लगेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, लिक्योमिया हो गया है। बोन मैरो में होता है, बनने लगेगा। वो अदर जानते हैं ना जी, कहाँ WBC बनता है, बोन मैरो में बनता है, और भी बहुत जगह बनता है। तो बेसिकली बोन मैरो में लिया जा रहा है। एंड अदर ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, और भी जहाँ पे WBC आपका बनता है, समझे। तो क्या है, ये ब्लड का ही तो एक पार्ट है ना WBC, समझ में आ रहा है। और अदर ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन में भी तो ये चीज़ होगा। और लिकोमिया का लक्षण क्या होता है कि लूजिंग वेट होने लगेगा विदाउट ट्राइंग। मतलब एक होता है ना कि जब आप मोटा होते हैं तो कोशिश करते हैं वेट को लॉस करने के लिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि बिना कोशिश किए हुए आपका वेट लॉस होने लगेगा, इतना ज़्यादा नहीं, अनएक्सप्लेन्ड वाला भी है। देखिए लिकोमिया भी एक तरह का कैंसर का ही लक्षण है, लिकोमिया कैंसर ही है एक तरह से, समझे। लूजिंग वेट होने लगेगा विदाउट ट्राइंग, इनलार्ज लिवर और स्प्लीन, आपका लिवर का साइज बढ़ जाएगा, स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा, समझे। आपको रात में बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, समझे। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो होता है, जिसको P32 बोलते हैं, और कोबाल्ट 16 जो होता है, ये क्या करता है, गामा रेज निकालता है। और ये ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया में दोनों यूज होता है, P32 और कोबाल्ट 16। और आर्सेनिक 74 जो होता है वो लोकेट करने के लिए ट्यूमर को इस्तेमाल किया जाता है कि कहाँ पे ट्यूमर है, एग्जैक्ट उस कहाँ पे है। और गोल्ड 198 जो है, इसका मतलब यूज होता है, इसका ये क्या करता है, बीटा डी वगैरह इससे निकलता है, ठीक है ना, एटेंडर को बीटा डी के, और स्टेबल करने के लिए मरकरी जो आपका 198 है विद हाफ लाइफ ऑफ इतना। तो ये सारा का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए, लिकोमिया यानी कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए और सही करने के लिए। इंटरफेरॉन अल्फा 2A जो है, इससे ट्रीट करते हैं, क्या ट्रीट करते हैं, तो कैंसर का जैसे टाइप से लिकोमिया, मेलानोमा, तो ये सब को इससे ट्रीट होता है इंटरफेरॉन अल्फा 2A से। और ये क्या होता है, इंटरफेरॉन अल्फा 2A से सही करने में भी यूज होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया या क्रोनिक हेपेटाइटिस सी है, तो इसका भी सही करने में इसका इस्तेमाल होता है, समझे। वायरस जो होता है, एक्चुअली वायरस होता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी,
उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि इंटरफेरॉन जो होता है क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। ये क्या है, इंटरफेरॉन एक तरह का प्रोटीन है जो क्या करता है, बॉडी नेचुरली निकालता है। जब कोई वायरस इंटर करता है ना, तो बॉडी नेचुरली निकालता है और उससे फाइट करता है और सही करने की कोशिश करता है। अगर नहीं होता है तो फिर दवा वगैरह से क्या होता है, बॉडी मालूम होगा आपको, बॉडी खुद भी हील करता है, हीलिंग पावर होता है। तो वही होता है, सिचुएशनल के हिसाब से सिचुएशनल थिंग निकलता है और वो चीज़ उससे क्या करता है, फाइट करता है और अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करवाता है। अब देखिए सेंगुइनाराइन एंड डायहाइड्रोसेंगुइनाराइन जो होता है, ये कैपिलरी को डायलेशन करता है। ये दोनों क्या करता है, कैपिलरी मालूम होगा, एरोटा आर्टरी ऐसे छोटा होते चलता था कैपिलरी। और आपको मालूम होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का किस तरह से, आपको देखिए ज़्यादा बताएंगे तो लंबा होगा। एक्चुअली कैपिलरी से भी छोटा होता है और वो जाके फिर क्या होता है, वेन में मिल जाता है। उसके बाद फिर वो पूरा ऐसे सर्कुलेशन चलता है। तो वो जहाँ पे बताया वहाँ पे आपको मिलेगा, जब देखिएगा तो शायद वहाँ पे आप जाइएगा वहाँ पे तो आपको दिख जाएगा, वहाँ पे बताए होंगे। तो ये जो है कैपिलरी डायलेशन में मदद करता है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हम फास्ट फॉरवर्ड में कर रहे हैं ना, 5 मिनट ऑलरेडी लग गया एक पेज को एक्सप्लेन करने में, थोड़ा फास्ट करते हैं। हिस्टेरिया डिजीज जो होता है वो अपने आप में नहीं रह पाता है आदमी, जैसे अनकंट्रोलेबल आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन या फियर। जैसे मान लीजिए कि आपने इतना डर गए कि अपने आप में नहीं रह पा रहे हैं। इमोशन आउटबर्स्ट बोलते सुनते होंगे ना, कि इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट गया बंदा, तो एक तरह से एक्चुअली वो टूट गया, अपने आप में नहीं रह पाना भी एक तरह का डिजीज है, समझे। हिस्टेरिया डिजीज बोलते हैं उसको। डिस्टर्बेंस ऑफ सीरियसली मोटर फंक्शन, उसमें क्या होता है ना कि मोटर फंक्शन सेंसरी एक होता है, सेंसरी वाला न्यूरॉन्स हो गया, मोटर न्यूरॉन्स, तो वो उसमें जो होता है ना दिक्कत आ जाता है उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से, नॉर्मल इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, ये डिजीज देखने को मिलेगा। एक तरह से ये क्या डिजीज है, सिलिकोसिस डिजीज़ जो है, ये एक्चुअली क्या आता है, इनहेलेशन ऑफ डस्ट, जिसमें सिल्का हो। ऐसा डस्ट को आप इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं जिसमें सिल्का होता है, और वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाएगा जैसे कोल वाला या हार्ड रॉक माइनिंग में अगर काम आप कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में काम कर रहे हैं, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग एंड केरेमिक वर्क में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर वही है कि सिलिकॉन वाला मटेरियल पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, एयर वगैरह में किसी तरह से आता है और इनहेल करते हैं तो आपको क्या हो जाता है, ये डिजीज़ होने का चांसेस है। अब ग्वाइटर डिजीज़ क्या होता है कि इलाजमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड जानते होंगे आप, नेक में होता है, वहाँ पे उसका साइज बढ़ जाता है जब ग्वाइटर डिजीज होता है। तो क्यों होता है ग्वाइटर डिजीज, तो यूजुअली पेनलेस होता है, ऐसा नहीं है कि ग्वाइटर डिजीज हुआ तो आपको पेन करेगा, पेनलेस नहीं, यूजुअली नहीं होता पेन। और एक लार्ज ग्वाइटर जो होता है क्या हो जाता है, कैन कॉज ए कफ, ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना ग्वाइटर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि कफ समस्या आ जाता है, समझे, खांसी टाइप का होने लगेगा, कफ आने लगेगा, समझे। तो ये जो है सॉइलो में अगर आपका ग्वाइटर डिजीज हुआ है तो बड़ा हो गया साइज, तो जिसकी वजह से आपको क्या होगा, कफ भी हो जाएगा, सॉइलो में दिक्कत होगा, ठीक है, किसी चीज़ को निकल नहीं पाइएगा, खाना खाइएगा तो निकल नहीं पाइएगा, ब्रीथिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आप देखिएगा रात में सोते वगैरह जो है लोग जो तो देखिए आगे बताएंगे आपको, वो भी कहीं ना कहीं रीजन बनता है। इलार्जमेंट ऑफ ग्वाइटर की वजह से भी कहीं, इलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से भी कहीं ना कहीं जो खराटा लेते हैं ना लोग, उसका रीजन बनता है। आगे बताएंगे। तो यहाँ देखिए आयोडीन की कमी हो जाता है, यही ज़रूरत होता है। अगर आयोडीन कमी हो जाएगा ना तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा अच्छे से, तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में आयोडीन की बहुत ज़रूरत होता है। थायरॉक्सिन में आपको पता है, जाकर देखिएगा T24 इस तरह से रहता है वो में उसमें। तो अब देखिए इसमें इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो ग्वाइटर डिजीज मतलब ग्वाइटर डिजीज आयोडीन की कमी से हुआ, आयोडीन और इसमें इलाजमेंट ऑफ थायराइड। देखिए इसको बार बार एक्सप्लेन करेंगे हम तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, समझ रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ा रहे हैं। जब हमें सिंपल लाऊंगा लेक्चर तो उसमें अच्छे से बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे आपको आयोडीन को भरपूर लेना है शरीर में, तो सी फूड खाइए, जैसे उसमें आयोडाइज साल्ट होता है तो उसमें आयोडीन होता है। तो सी फूड मतलब वही जो समुद्र में वाला जितना भी है, जिससे मछली वगैरह उस सब में अच्छा खासा, तो आपको आयोडीन मिल जाएगा। अब देखिए B1 जो होता है, बेरी टेक्निकल नेम है इसका, बेरी। तो B1 जो है वो ट्रीट नहीं करोगे, अगर मतलब ट्रीट नहीं करोगे, B1 की कमी हो गया, ट्रीट नहीं कर रहे हो तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, यानी आपका जान भी जा सकता है, इतना खतरनाक होता है B1 की कमी होने से। लेकिन जनरली होता नहीं है, लेकिन बहुत अल्टीमेट एक्सट्रीम कंडीशन में ऐसा होता है। और B1 का भी टाइप्स होता है, बेट बेरी हो जाएगा, ड्राई बेरी। बेट बेरी में क्या होता है कि आपका हार्ट जो होता है या सर्कुलरी जो सिस्टम है, समझे, ये सब खराब कर देता है और हार्ट का फेलियर हो जाता है। बहुत रेयर होता है, एक्सट्रीम केस होता है तभी हार्ट फेलियर होता है, लेकिन इसकी वजह से भी हार्ट फेलियर वगैरह बनता है रीजन। और ड्राई बेरी जो होता है वो डैमेज कर देता है आपको नर्व जो है, ठीक है ना, मसल्स में जो स्ट्रेंथ है उसको डिक्रीज कर देगा, मसल्स को पैरालाइसिस कर देगा। ये सारा सब एक्सट्रीम कंडीशन पे होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा। अब देखिए विटामिन B1 जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायमीन। बेरी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, यहाँ पे रोग है, सॉरी आपको शायद मैं वो बता दिया होगा, टेक्निकल नेम नहीं है ये, B1 बेरी रोग हो गया, डिजीज़ हो गया। और विटामिन B1 का जो टेक्निकल नेम है वो थायमीन है। और इसी की कमी से क्या हो जाएगा आपको,
न्यूरोटिस हो जाता है। एक्चुअली आपको नहीं होगा, बर्ड्स में होता है ये पॉलीन्यूरोटिस, समझ में आया। फिर जैसे अगर विटामिन बी को हमको अच्छा खासा बॉडी में रखना है तो आप ये सब खाइए, मीट खाइए, लिवर खाइए, ड्राइड मिल्क खाइए, नट ऑरेंज खाइए, लेग्यूम्स, ईस्ट वगैरह खाइए। उसके बाद देखिए बुलिमिया नर्वोसा, ये भी एक तरह का डिजीज है। ये क्या होता है कि ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन ए शॉर्ट टाइम, कम समय में आप ज़्यादा फूड खाने लग जाइएगा, समझे। 2 मिनट में 1 प्लेट खा लिए, समझे। मतलब कहने का मतलब वही है कि कम समय में मतलब एकदम अकबकाए हुए खाने के लिए, समझे। तो वो एक तरह का कौन सा डिजीज़ होता है, वो एक तरह का डिजीज़ है बुलिमिया नर्वोसा। अब यहाँ पे देखिए इटाई डिजीज़ जो होता है वो सेवियर पेन स्पाइन एंड जॉइंट में आपको देखने को मिलेगा। अगर इटाई डिजीज़ हो गया तो आपकी जो आपका जो स्पाइन है, आपका जो जॉइंट है, उसमें आपको पेन देखने को मिलता है। और क्यों होता है जी, तो एक्चुअली कैडमियम वगैरह की वजह से होता है। जो माइनिंग वगैरह में काम करते हैं लोग ना, वहाँ पे देखने को मिलता है। कैडमियम वाज रिलीज इनटू द रिवर बाय माइनिंग हुआ तो रिवर में आया और कंपनी इनटू द माउंटेन विच वाज सक्सेसफुली सूट फॉर द डैमेज। तो एक्चुअली देखिए ये कैडमियम की वजह से ही होता है इटाई। और देखिए इसमें बहुत होता है, जैसे जापान वगैरह में आपको बहुत देखने को मिलता है। और 4 बिग पॉल्यूशन डिजीज ऑफ जापान, ठीक है ना, उसमें से एक इटाई डिजीज भी है। और भी है, जैसे देखिए 4 बिग पॉल्यूशन डिजीज ऑफ जापान में आपका इटाई भी है, मिनीमाता डिजीज भी है, निगाटा मिनीमाता डिजीज भी है, और योकाइची अस्थमा भी है, समझे। ये सब जापान में बहुत देखने को मिलता है। मिनीमाता डिजीज बहुत है जापान में, समझे। अब देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये किससे होता है, तो एक्चुअली मेथामोग्लोबिनिमिया, तो इसके वजह से हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। और ये एक्चुअली होता क्या है, ड्रिंकिंग वाटर जो है उसमें नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट की वजह से होता है। यही नाइट्रेट क्या करता है, आपके जब आप ड्रिंक कीजिएगा तो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है। और जिसकी वजह से ये हीमोग्लोबिन के साथ जैसे ही अटैच होगा तो उसको क्या कर देता है, मेथामोग्लोबिन बना देता है। इसके वजह से मेथामोग्लोबिन बना देगा तो जो आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फिर बैंड नहीं हो पाएगा, हीमोग्लोबिन से अच्छे से बैंड हो पाता है और इससे अच्छे से बैंड नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही अच्छे से बैंड नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको बताया था ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन से 20 टाइम्स ज़्यादा वो टाइटली होल्ड करके कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से चोकिंग वगैरह आना स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए बार बार चीज़ों को लिंक करके एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबा होगा, उसके लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा तो आपको ला दूंगा। यहाँ पे देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है इस तरह से, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम में अगर आता है कि किसी कमी से होता है तो आप नाइट्रेट मारिएगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। ज़्यादा अच्छा क्या है, मेथामोग्लोबिनिमिया, इसके वजह से होता है, समझ में आया। उसके बाद अब यहाँ देखिए अगर वो नहीं दिया ऑप्शन तब नाइट्रेट मारिए। यूरिन जो है, यूरिन में क्या होता है, क्लोराइड ऑफ सोडियम आपको देखने को मिलता है, मतलब NaCl है, केराटिनाइन है, यूरिक एसिड, ये सब मिलता है। यूरिया जो होता है नॉन टॉक्सिक कंपाउंड एक्चुअली, और अमोनिया जो है वो टॉक्सिक कंपाउंड है। अमोनिया बहुत कम होता है, आपको बताए थे यूरिया 2.5% के आसपास होता है, अमोनिया लगभग थोड़ा याद नहीं आ रहा कितना है, लेकिन बहुत कम है, 0.5% या समथिंग लाइक दैट है। तो बहुत कम अमाउंट में आता है, यूरिया 2.5% के आसपास है, समझे। और यूरिया जो है आपका एयर में के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये पंगेट स्मेल देता है अमोनिया। यूरिया कोई स्मेलिंग मतलब अगर जैसे ही कन्वर्ट हुआ ना अमोनिया तो फिर वो स्मेल देगा, इसलिए कभी भी सुसु करना चाहिए तो पानी वहाँ मार देना चाहिए, नहीं तो वो क्या है, थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर का भी होता है ना सुसु, समझे। ज़्यादा भी एसिडिक नहीं होता लेकिन एसिडिक कैरेक्टर का होता है, तो धीरे धीरे ये चीज़ों को क्या करता है, ख़राब करना स्टार्ट कर देगा। यूरोबिलिन या यूरोक्रोम जो होता है, यही मेन वजह होता है कि येलो कलर होता है आपका यूरिन का, एक तरह का पिगमेंट है ये। और मरसमस जो है ये क्या है, सेवियर मल न्यूट्रिशन अगर हो जाएगा, अगर आपको न्यूट्रिशन की कमी है बहुत ज़्यादा तो उससे होने वाला डिजीज़ को मरसमस बोलते हैं। और ख्वासी और खोर जो है ये डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है, माने प्रोटीन की कमी रहेगी तो हो जाएगी। और सेरिब्रल पल्सी जो होता है ये परमानेंट मूवमेंट डिसऑर्डर हो जाएगा, मूवमेंट ही नहीं कर पाइएगा, समझे। अर्ली चाइल्डहुड में जनरली होता है। और पुअर कोऑर्डिनेशन, स्टिफ मसल्स हो जाएगा, वीक मसल्स हो जाएगा, आपका मसल्स कमजोर हो जाएगा, मसल्स आपका टाइट हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, पुअर कोऑर्डिनेशन, मैंने ब्रेन और कनेक्शन ही नहीं बन पाएगा, समझे, कनेक्शन ही नहीं बन पाएगा। मतलब आपको मूव करना है तो कैसे हाथ मूव कर पा रहे हैं, पहले वो ब्रेन तक जाता है सारा सिग्नल तब हो पाता है। अभी इतना यूजुअली आप यूज टू हो गया है कि आपको पता नहीं चल पाता है। कभी कोई चीज़ को करके देखिएगा, आप लेफ्ट हैंड से पेन लिख के देखिए तो आपको लगता होगा कि थोड़ा ब्रेन के पास जोड़ पड़ रहा है। अब क्या है ना कि हाथ से आप बोतल उठाना है तो आप इतना यूज टू हो चुके हैं ना कि आपको पता नहीं चलता, लेकिन सारा कनेक्शन वहीं से हो रहा है, सारा ब्रेन तक जाता है पहले, उसके बाद यहाँ आता है। और कैसे जाता है सब यहाँ पे डिटेलिंग करके तो लंबा हो जाएगा, जो है बस उतना थोड़ा सा कनेक्ट कर दे रहा हूँ, थोड़ा हीट कर दे रहा हूँ आपको ब्रेन को, थोड़ा सोचा कीजिए। अल्जाइमर डिजीज जो होता है वो एक्चुअली न्यूरोडिजेनरेटिव है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ब्रेन सेल को डीजनरेट करना शुरू कर देता है। तो अल्जाइमर डिजीज वही होता है, फॉरगेटिंग जैसे स्टार्ट होता है स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या जाता है, इतना वर्स चल जाएगा ना, बहुत वर्जन हो जाता है ओवर टाइम, मेरे टाइम के साथ बहुत गंदा कंडीशन आ जाता है, ठीक है ना। धीरे धीरे फिर बहुत गंदा कंडीशन आ जाएगा अल्जाइमर का, मतलब बहुत और ज़्यादा क्रोनिक होते चल जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको परेशानी टाइप देने वाला कंडीशन क्रिएट कर जाएगा। तो इसलिए होता है थोड़ा आपको एहतियात बरत के इसको जल्दी से ट्रीट लेना चाहिए। अल्जाइमर का डिजीज जो होता है उसमें क्या होता है,
है, फॉरगेटिंग होने लगेगा। इवेंट या रिसेंट इवेंट या कन्वर्सेशन, जैसे अभी हम आपसे बात किए या अभी कुछ किए, यहाँ बोतल वहाँ उठा के रख दिए, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा, वही भूलने की बीमारी है अल्जाइमर का डिजीज। और यहाँ पे देखिए इसमें होता क्या है कि एक्युमुलेशन हो जाता है बीटा एम्लोइड्स का ब्रेन में, इसी वजह से होता है। और साथ साथ इसका भी होता है हाइपर फॉस्फोरिलेटेड, इसका भी अगर हो जाएगा तो ये सब रीजन बनता है अल्जाइमर डिजीज का, समझे। तो ब्रेन में ये बीटा एम्लोइड या ये जो आपका है हाइपर फॉस्फोरिलेटेड, ये सब का डिपोजिशन की वजह से भी बनता है रीजन। अब देखिए ईचिंग में क्या होता है कि डिजायर होता है या रिफ्लेक्स टू स्क्रैच, यानी आपको खुजलाने का मन करेगा, स्क्रैच करने का मन करेगा। और इसके करने पे क्या होता है, ब्रेन अगर आप किए तब आपका ब्रेन क्या होता है, एक सेरोटोनिन हार्मोन निकालता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। तो एक्चुअली आप महसूस करते होंगे जब ईचिंग वगैरह होता होगा, अगर आप नहीं खुजलाते होंगे तो आपको बड़ा बेचैनी सा लगता होगा, लेकिन आप खुजला देते तो थोड़ा रिलीफ महसूस करते हैं। क्यों रिलीफ महसूस करते हैं? क्योंकि ब्रेन जो होता है खुजलाने के बाद सेरोटोनिन हार्मोन निकालता है। तो सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है, फील गुड करवाता है। अब देखिए यहाँ पे लुकोस्किन, इसमें क्या होता है, ड्यूल थेरेपी करते हैं, एक तरह का ट्रीटमेंट है। तो इसमें किस चीज़ के लिए होता है ड्यूल थेरेपी, लुकोस्किन किस चीज़ के लिए करवाते हैं? तो विटिलोजी या लिकोडर्मा जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि डीप पिगमेंटेशन हो जाता है स्किन का। स्किन जैसे है मेरा यहाँ पे देखिए स्किन है, अभी इसका डीप पिगमेंटेशन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डीप पिगमेंटेशन हो जाएगा। जैसे ही डीप पिगमेंटेशन होगा तो दूसरा कलर आने लगेगा, जैसे वाइट धब्बा आप देखते होंगे, चितकावट सा हो जाता है जो, तो उसी को विटिलोजी बोलते हैं, लिकोडर्मा बोलते हैं। तो यही इसी का थेरेपी है, ड्यूल थेरेपी, लुकोस्किन बोलते हैं। तो इसके ये जब करते हैं तो क्या होता है कि स्किन का कलर रिस्टोर होता है फिर से, और ओरल लिक्विड के थ्रू भी करने की कोशिश किया जाता है, और तेल लगा के वाइटमेंट के थ्रू भी करने की कोशिश किया जाता है। ओरल लिक्विड जो देते हैं तो इंटरनल, जैसे इंटरनल मेडिकेशन जो होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन जो डिफिशिएंसी होगा जिसकी वजह से ये हो गया वाइट धब्बा, तो वो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी को क्या करते हैं, मतलब पूरा करते हैं। ओरल लिक्विड दिए तो मतलब इंटरनल मेडिसिन दिए कि आपको ऐसा मेडिसिन खाइए, अंदर से जाएगा और वो जो भी डिफिशिएंसी है उसको पूरा करेगा, तो आपका सही होगा। उसके बाद आगे देखिए कि एनोस्मिया, इसमें क्या होता है कि कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल होता है। ये अभी 69 बीपीएससी में जस्ट पूछा हुआ भी था कि एनोस्मिया में क्या होता है, तो ये आप स्मेल नहीं कर पाइएगा, कंप्लीट आपका लॉस हो जाएगा स्मेल, समझे। उसके बाद आप यहाँ देखिएगा कि नॉट स्मेल एक गैस लीक, तो ये डेंजर कंडीशन है ना, अगर स्मेल ही आपका लॉस हो गया तो गैस उस लीक कर रहा है तो आप वहाँ पे क्या कर पाइएगा, नहीं पहचान पाइएगा, तो चीज़ें क्या हो सकता है, वर्स कंडीशन क्रिएट कर देगा। एनोस्मिया में क्या होता है, इससे हो जाता है जैसे कोल्ड हो गया, एलर्जी हो गया, साइनस हो गया, तो एक्चुअली एनोस्मिया ही उस कंडीशन में क्रिएट हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता है क्या सेंट है नहीं है, समझे। पुअर एयर क्वालिटी, तो दी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनोस्मिया ये नसल कंडीशन फ्रॉम कोल्ड, एलर्जी, साइनस और इन्फेक्शन जो होता है, या पुअर एयर क्वालिटी से भी ये सब कंडीशन बनता है। ब्रेन इंजरी, ठीक है ना, तो ब्रेन इंजरी जो है इससे भी हो सकता है, ब्रेन इंजरी की वजह से भी हो जाता है। और आप देखिएगा बॉर्न विदाउट ए सेंस ऑफ स्मेल, तो उसी को कॉन्जेनिटल एनोस्मिया बोलते हैं। ऐसा भी होता है कि कोई इंसान जो होता है जन्म से ही क्या होता है, वो कंप्लीट सेंस मतलब उस स्मेल ही नहीं होता, सेंस ऑफ स्मेल ही कंप्लीट खत्म रहता है। मिनीमाता डिजीज जो होता है वो नमनेस इन द हैंड, फीट ये सब में नमनेस आ जाएगा, आप कुछ कर ही नहीं पाइएगा, लगेगा एकदम बेजान सा। तो ये मरकरी से होता है मिनीमाता डिजीज। और विजन, हियरिंग और स्पीच में भी प्रॉब्लम करेगा, समझे, देखने में, सुनने में, बोलने में, इस सब में भी प्रॉब्लम करता है। इलेक्ट्रो इंसेफलोग्राम जो है, ईईजी जो बोलते हैं, ब्रेन का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बे पैटर्न एक्चुअली इससे देखा जाता है, ब्रेन से ही जुड़ा हुआ है। स्मॉल मेटल डिस्क एक्चुअली इसमें लगा के इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाता है, और ये सब ट्रीट करने का आइडिया लेते हैं। जैसे हेडेज वगैरह हो गया, किसी का ब्रेन ट्यूमर हो गया, स्लीपिंग प्रॉब्लम है, तो ये क्या होता है, ये चीज़ ब्रेन में लगाया जाता है, समझे। स्मॉल मेटल डिस्क का उसका ब्रेन में लगाया जाता है, जिसको ये पूरा पैटर्न देखा जाता है, क्या चल रहा है क्या है नहीं कैसे है, तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बोलते हैं। तो ये हेडेज हो गया, ब्रेन ट्यूमर, स्लीपिंग प्रॉब्लम भी रहेगा ना, तो जाइएगा डॉक्टर के पास, तो ये सारा चीज़ें करके देखेगा कि क्या है क्या नहीं, कैसा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रहा है, समझे। और टू कंफर्म द ब्रेन डेथ मान लीजिए ब्रेन डेथ हो गया, तो ब्रेन चल रहा है कि नहीं चल रहा, डेथ है कि, तो ये ईईजी करने से भी पता चलता है, समझे। हैंसबर्गर जो था यही खो जाता है, हैंसबर्गर यही खो जाता है ईईजी को, समझे। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे मायोपिया मतलब नियर साइटनेस होता है, मतलब नियर का तो दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। आईबॉल क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाएगा, आईबॉल टू लॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, और कॉर्निया जो होता है टू कर्व्ड हो जाता है, समझे। और यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर का दिखेगा, लॉन्ग साइडनेस होता है, लॉन्ग दिखेगा, नज़दीक नहीं दिखता है। आईबॉल चूँकि यहाँ पे छोटा हो जाता है, और इसका मतलब क्या है कि रेटिना क्लोजर हो जाएगा। आईबॉल छोटा हो जाएगा तो मतलब रेटिना क्लोजर हो गया जी, रेटिना होना चाहिए इधर पीछे, रेटिना नहीं यहाँ दिख रहा होगा आपको, रेटिना यहाँ होना चाहिए, तो आईबॉल जैसे ही छोटा होगा ना तो और रेटिना पीछे, मतलब इमेज पीछे ही बनने लग जाता है, समझे।
अब यहाँ पे देखिए टू इज क्लोजर टू द पुपिल हो जाता है, मतलब पुपिल इधर ही है ना, पुपिल इधर है, रेटिना इधर है, तो पुपिल के क्लोजर हो जाता है, पहले इतना दूर होना चाहिए था और नज़दीक आ जाता है, समझे। अब देखिए एस्टिग्मेटिज्म जो होता है शेप ऑफ द कॉर्निया एरर हो जाता है, और कॉर्निया के शेप में ही एरर हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। और इसमें क्या होता है कि एक तरह का रिफ्रैक्टिव एरर होता है, जिसमें आई जो होता है फोकस ही नहीं कर पाएगा लाइट को इवनली ऑन द रेटिना, इवनली नहीं कर पाता है, समझे। इसके सही करने के लिए सर्जिकल लेंस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए कि स्लीप एपनिया जो होता है, ये क्या है कि पर्सन का ब्रीथिंग में इंटरप्टेड हो जाता है ड्यूरिंग स्लीप। जब वो सो रहा होता है तो पर्सन का ब्रीथिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, समझ नहीं पाता है, मतलब खराटा जो लेता है ना वही है स्लीप एपनिया। यहाँ पे क्या होता है, इसके वजह से ही क्या होता है स्नोरिंग वगैरह देखने को मिलता है। तो अगर किसी को लक्षण देखने को मिल रहा है, अगर रात में खराटा ले रहा है, तो उसको कौन सा बीमारी है, स्लीप एपनिया का बीमारी है, समझे। उसके बाद देखिए डायबिटीज़ जो होता है, डायबिटीज़ हो जाता है कब, जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, मेटाबॉलिक में डिसऑर्डर होगा तो उसकी वजह से, जैसे मेटाबॉलिज्म जानते हो ना, तो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, तो उसमें डिसऑर्डर की वजह से डायबिटीज़ होता है। क्योंकि देखिए रिलेट करेंगे तो लंबा हो जाएगा, सीधे सीधे जानिए, इंसुलिन वगैरह होता है, पेनक्रियाज निकालता है, ठीक है ना। पेनक्रियाज ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्मोन निकालता है देखिए अल्फ़ा बीटा गामा भी निकालता है, ठीक है ना, लाइट भी निकालता है, लैपेज एंजाइम भी निकालता है। तो यहाँ पे उसी के वजह से वो वहाँ पे निकलना चाहिए बीटा के थ्रू। देखिए अब रिलेट करेंगे तो लंबा होगा, समझे। आप समझ रहे होंगे, इतना बता दिए होंगे, अगर आप पढ़ते हैं तो आप समझ गए होंगे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, हाई ब्लड शुगर लंबे समय तक हो जाता है इसमें, समझे। तो मतलब उसको क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन आएगा। अगर किसी का डायबिटीज़ हुआ है तो बार बार वो पेशाब सुसु के लिए जाएगा, समझे। और ज़्यादा पेशाब लगेगा उसको, सुसु ज़्यादा लगेगा उसको, प्यास ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर पानी बाहर निकाल रहा है तो पानी पीना भी पड़ेगा, क्योंकि बॉडी तो मांगेगा ना अपने हिसाब से। इंक्रीज हंगर, भूख भी उसको ज़्यादा लगता है। और एक्यूट जो होता है, एक्यूट जैसे कि केटो एसिडोसिस हो गया, हैप्रोस्मोलर हो गया, हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट या डेथ वाला स्टेट भी आ जाता है इसमें, समझे। एक्यूट है तब तो ठीक है, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन कैन इंक्लूड डायबिटिक ये और स्टेट या डेथ का स्टेट भी ला देता है। सीरियस होगा तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाएगा, स्ट्रोक आने लगेगा, क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाएगा, फुट अल्सर हो जाता है, डैमेज टू द आईज, ये सब भी कर देगा। एक्यूट रहेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम करेगा ये देख लिए, डेथ तक लेके चले जाता है एक्यूट भी। और सीरियस वाला में तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक वगैरह आने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रोक आपका डायबिटीज़ से नहीं आता, स्ट्रोक वगैरह डायबिटीज़ से भी आता है। पैरों में अल्सर होने लगेगा, डैमेज करने लगेगा आई वगैरह को, तो ये सब ट्रीट करना चाहिए। अब डायबिटीज़ जो होता है वो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, जो बिगिन इन चाइल्डहुड में शुरू हो जाएगा और बॉडी को अटैकिंग करता है इट्स ओन पेनक्रियाज। इसमें क्या होता है, बॉडी खुद के पेनक्रियाज को अटैक करना स्टार्ट कर देता है। नॉट मेक इनफ इंसुलिन, कि अपना ज़्यादा इंसुलिन तुम बनाओ ही मत, ड्यू टू लॉस ऑफ बीटा सेल, है समझे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो डायबिटीज़ को क्या करता है, ग्लूकोज को वही कंट्रोल में रखता है। तो ग्लूकोज कंट्रोल नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा आपको, डायबिटीज़ 1 में यही होता है कि खुद के बॉडी को ही आपको क्या करना लगता है, बॉडी खुद के ही मतलब पेनक्रियाज को ही, अपने ही पेनक्रियाज को अटैक करने लगता है कि वो इंसुलिन ज़्यादा ना बनाए। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है उसमें क्या होता है कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है या एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ है। जब आप बड़ा होते हैं तब ये होता है, एक्सेसिव बॉडी वेट हो जाएगा कारण से ये होता है। और सफिशिएंट एक्सरसाइज की वजह से भी होता है कि अगर आप अच्छा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो रीजन बनता है। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये किस में हो जाता है, तो नॉट इनफ एंटी डायोरेटिक हार्मोन, ये नहीं बनाएगा। तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हो जाता है जी, तो आपका इनफ एंटी डायोरेटिक हार्मोन नहीं बनेगा। तो अगर ये नहीं बनेगा तो वाटर डायबिटीज़ है, डायबिटीज इंसिपिडस बोल दीजिए या वाटर डायबिटीज़ बोल दीजिए, सेम होता है, समझे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट हुआ। मेथी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फेनुग्रीक बोलते हैं। ये कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल को, समझे। तो जिसको डायबिटीज़ हो रखा है तो मेथी फेनुग्रीक जो होता है कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल को। यानी आपको किसी को डायबिटीज़ हो रखा है ना, तो वो उसके, क्योंकि वहाँ पे क्या कर रहा था, ग्लूकोज जो है, जैसा बीटा जो है ना पेनक्रियाज निकाल रहा था बीटा, वो ग्लूकोज को कंट्रोल कर रहा था। अब यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो ये नेचुरली, मतलब आप आर्टिफिशियली खाइए इसको, आप खुद से लीजिए, कंज्यूम कीजिए, तो बहुत हद तक क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। वहाँ पे नेचुरली हो रहा था। अब देखिए करी ट्री जो होता है, करी ट्री, इसको मोरैया कोगेनिगी बोलते हैं, ये भी सही करने में मदद करता है डायबिटीज़ को, समझे। अब यहाँ पे देखिएगा आपकी एम्फीसेमिया डिजीज़ में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ग्रेजुअल डैमेज करने लगेगा लंग्स के टिश्यू को, समझे। थिनिंग करने लगता है, डिस्ट्रक्शंस करने लगता है एल्वेओलाई को, समझे। तो यहाँ पे COPD बोलते हैं उसी को, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD। तो COPD में एक्चुअली क्या होता है,
COPD अगर किसी को हुआ है मतलब उसको क्या हुआ है, क्या हो गया है, एम्फीसेमिया डिजीज हो गया। उसमें करता क्या है कि लंग के जो टिश्यू है ना उसको ग्रेजुअल डैमेज करेगा। जो अल्वोलाई है, अल्वोलाई उसको थिनिंग और डिस्ट्रक्शन करने लगता है। वहीं पे तो जाके पूरा चीज़ होता है ना। अब देखिए यहाँ पे पूरा हम आपको कंप्लीट नहीं बताएंगे, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा किससे क्या हो रहा है। उसके लिए नॉर्मल वीडियो बनाएंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। COPD में क्या हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा। क्यों शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है जी? क्योंकि यहीं अल्वोलाई से ही सारा खेला हो रहा है, वहाँ पे एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा। अगर चीज़ें आपका ख़राब होना शुरू हो जाएगा तो कहाँ से एक्सचेंज हो पाएगा, कम मतलब नंबर कम होने लगेगा ना। अब हार्ट अटैक देखिए, हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट अटैक ही वजह बनता है आपका, जैसे प्लेग वगैरह जब जम जाता है ना, तो प्लेग जमने लगेगा आर्टरीज वगैरह में, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि ब्लड हार्ट मसल्स में नहीं मिल पाता है। ब्लड जो है जैसे हार्ट मसल्स को ही जा नहीं पाएगा तो हार्ट अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे कोरोनरी होता है तो ब्लड क्लॉट करने लगेगा और टॉन ब्लड वेसल्स, और तो ये सब जो वजह होता है ना हार्ट अटैक का, तो यही होता है कि एक्चुअली ब्लड ही हार्ट को नहीं मिल पाता है एक। तो वहाँ पे क्या हुआ, क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि वहाँ पे जम गया कुछ। तो वही है, प्लेग आर्टरी वगैरह में क्या हो गया, प्लेग जम गया। मतलब जो भी आप बायोलॉजिकल प्रोसेस से क्रिएट हुआ आपके बॉडी में, तो जो भी आपका नाइट्रोजनियस वेस्ट वगैरह हुआ तो वो बाहर अगर नहीं निकल पाता है तो वहाँ जम जाता है, तो जिसकी वजह से ये चीज़ें होती है, समझे। सॉरी बहुत ज़्यादा ही गाड़ी जा रहा है यार, हूँ हाँ कर रहा है, समझे। तो सॉरी फॉर डैट। हार्ट अटैक जो है इसका वजह से चांस होता है कि क्या होने का, जैसे अगर स्मोकिंग करते हैं तो हार्ट अटैक आने का चांस है। हाई कोलेस्ट्रॉल आपका बॉडी में है, लाइक ऑफ एक्सरसाइज, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये सारा हार्ट अटैक का रीज़न बनता है, समझे। एंटीकोगुलेंट, एंटी प्लेटलेट ड्रग, ठीक है ना, को रोकता है ब्लड, जैसे ये अगर लेते हैं तो ब्लड क्लॉट को रोकता है वो, समझे। नाम से ही पता चल रहा होगा, एंटीकोगुलेंट्स, एंटी प्लेटलेट ड्रग एलिमिनेट या रिड्यूस करता है द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट को, समझे। एस्पिरिन वगैरह जो होता है, या फिर एंटीपायरेटिक हो गया, पेन किलर हो गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी यूज करते हैं हम लोग हार्ट अटैक से बचने के लिए, समझे। तो ये सारा चीज़ें आपका हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि हार्ट बाईपास सर्जरी हो जाता है इसके लिए। जैसे क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी जो होता है, बाईपास सर्जरी, जहाँ पे मतलब ब्लड का जो है, मान लीजिए कि ये वाला पाइप से जा रहा था, ये नस से, तो यहाँ पे जम गया, तो एक्चुअली करते क्या है कि यहाँ से कट लगा के बाईपास करवा देते हैं सर, ठीक है। जहाँ पे जम गया वहाँ से छोड़ दें, यहाँ से बाईपास करा दें। मान लीजिए इतना दूर तक जमा हुआ तो यहाँ से बाईपास करवा के फिर आगे भेज दिए, समझे, इसमें भेजे ही नहीं। तो ये चीज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि मेमोरी आर्टरी होता है या रेडियल आर्टरी जो होता है, आपको इससे जैसे रिप्लेस कर देते हैं डैमेज आर्टरी को। एक तो ये हो गया कि हार्ट बाईपास करवा दिया, मतलब भेज दिए डायरेक्ट, काटे उटे हटाए नहीं उसको। अब मेमोरी आर्टरी और रेडियल आर्टरी में क्या होता है कि रिप्लेस कर देते हैं डैमेज आर्टरी को, उसको हटा देते हैं और दूसरा वहाँ पे लगा देते हैं। जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रहा था ना, उसी को, उसमें जो वाला आर्टरी आपका दिक्कत में था उसको हटा के दूसरा लगा दिया, ठीक है। तो कोरोनरी मसल्स ही होता है जो पूरा ब्लड सप्लाई करता है आपको, किसको, हार्ट को। हार्ट तो सब बॉडी को सप्लाई करता है ना, रेवटा के थ्रू भेजता है, अपने लिए भी तो रखेगा ना, तो वो कोरोनरी मसल्स के थ्रू रखता है, समझे। कैप्सूल्स जो होता है, कैप्सूल्स, ये बना होता है एक्चुअली, कैप्सूल्स खाते होंगे आप, वो पॉलीसेचेराइड का बना होता है, स्टार्च या सेलुलोज का रहता है। और फिर आप देखिए लिवर क्लोरोसिस जो होता है, इसमें क्या हो जाता है, तो डिजेनरेशन ऑफ सेल होने लगेगा, थिकनिंग होने लगेगा टिश्यू का, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। उसके बाद इसका क्या लक्षण है कि टायर्ड रहिएगा, वीक हो जाइएगा, लिवर क्लोरोसिस होगा ऊपर तो बहुत थका रहिएगा, कमज़ोर हो जाइएगा। आपका लोअर लेग जो होता है उसमें वो फूलने लगेगा, डेवलप होने लगेगा येलो स्किन आपका, और फ्लूइड बिल्डअप इन एब्डोमेन में आपका, मतलब आपका जमने लगेगा, पानी जम जाता है। और ओरल सब म्यूकस फेब्रोसिस जो होता है, ये क्या खाने से हो जाता है, टोबैको वगैरह, गुटखा वगैरह खाने तो ये हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि सब म्यूकोसल टिश्यू जो होता है वही उसी को ख़राब कर देता है। और जॉन्डिस जो होता है एक्चुअली बिल्डअप होता है बिलोरुबिन, तो बनता है ब्लड में, तो जिससे क्या होता है, स्किन वगैरह, स्क्लेरा वगैरह जो होता है, आई में स्क्लेरा होता है, वाइट वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो येलो हो जाता है। और लीवर से क्या होता है, बाइल फॉर्म में, लीवर जैसे बाइल फॉर्म में आगे बढ़ाता है, फिर स्टूल यूरिन से बाहर आ जाएगा। तो बिलोरुबिन क्या करता है, बिलोरुबिन लीवर से जैसे आगे आएगा ना तो बाइल फॉर्म में आता है, बिलोरुबिन फॉर्म में नहीं आता। तो ये चीज़ होता है। और रेड ब्लड कॉर्पसल जो होता है उसके टूटने से ही आपका ये बिलोरुबिन बनता है, समझे। ब्लड में बिलोरुबिन ही बनता है रेड ब्लड कॉर्पसल के टूटने से ही। और यहाँ पे आपका वही गॉल ब्लैडर स्टोन जो होता है वो क्या करता है, लिवर कैंसर करता है। लिवर जैसे लिवर कैंसर हो गया किसी को, तो लिवर कैंसर तो गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया तभी तो लिवर कैंसर हुआ ना, उसी को एक तरह से लिवर कैंसर बोलते हैं। तो एज ए गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन लिवर कैंसर ETC।
इसका जो साइन है, लक्षण जैसे आप देखिएगा तो वही है, इची स्किनिंग हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको जॉन्डिस हो गया तो आपका स्किन खुजलाने लगेगा, ठीक है ना। यूरिन जो होता है उसका कलर येलो ऑरेंज हो जाता है, ठीक है। स्टूल भी आपका पीला तरह का होने लगेगा, ठीक है, पेल कलर हो जाता है, पेल येलो ऑरेंज। तो ये सारा लक्षण आपका जॉन्डिस का था, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे समझ गए होंगे। तो जैसे ही ये ब्लूबिलिन बनता है ना, तो स्किन वगैरह को, स्कलर वगैरह को येलो करना स्टार्ट कर देता है। आरबीसी के टूटने से ही ब्लूबिलिन बनता है, समझ में आ रहा है ना। अब इस तरह से होगा। अब ब्लूबिलिन बनता कहाँ है? लिवर में बनता है। अच्छा, आरबीसी आपका कहाँ है बताइए? ब्लड में है। तो ब्लड में आरबीसी के टूटने से बना। अब लीवर से जब बाहर वो निकलेगा ना, तो किस फॉर्म में निकलेगा? समझ में आ रहा है ना, बाइल के फॉर्म में वो बाहर निकालता है। अब देखिए यहाँ पे आर्थराइटिस जो है जॉइंट में जम जाता है। जब क्या यूरिक एसिड, तो आर्थराइटिस होता है, उसी को बोलते हैं। उसमें भी जम जाता है, जैसे फ्लूइड हो गया विद इन द बॉडी। तो आर्थराइटिस किस हो गई, तो उसके जॉइंट में क्या जम गया है? यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड अच्छे से निकल नहीं पा रहा बॉडी से, तभी तो जम गया। अब यहाँ पे देखिए क्रिस्टल जो होता है एक्चुअली ये, और मोनोसोडियम यूरेट होता है। यूरिक एसिड क्या है? एक्चुअली क्रिस्टल होता है, और मोनोसोडियम यूरेट का होता है। और इसमें भी जम जाता है, जैसे फ्लूइड विद इन द बॉडी जो है, बॉडी में। तो आर्थराइटिस जो होता है आपका, फ्लूइड भी अगर जम जाता है ना विद इन द बॉडी, तो उसकी वजह से भी आर्थराइटिस होता है, समझे। अब देखिए एक्चुअली गॉट अगर हो गया, गॉट भी एक तरह का आर्थराइटिस है। अगर गॉट हुआ तो वो वाला आर्थराइटिस जो हुआ, गॉट जो जिसको नाम दे रहे हैं, तो टाइप्स है आर्थराइटिस का, बहुत सारा टाइप भी होता है। तो गॉट वाला दर्दनाक होता है, दर्द देता है, समझे। अगर दर्द दे रहा है आपको, तो वो किस तरह का आर्थराइटिस है? तो गॉट वाला, गठिया जिसको बोलते हैं। हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड जो होता है ब्लड में, अगर ब्लड में आपका बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड हो, हाई लेवल है, तो वो क्या हो जाएगा? गॉट हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि बर्निंग पेन देगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हैपर, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बर्निंग पेन देता है, समझे। स्टिफनेस आ जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा जॉइंट में। तो ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हाई अगर लेवल हो गया यूरिक एसिड का ब्लड में। अब यहाँ पे देखिए कि कुकड फूड कर रहे हैं विद एडल्टरेट मस्टर्ड वाइल से, तो वो क्या करता है? डेंजरस डिजीज़ है, डॉर्पसी कैन कॉज डेंजरस डिजीज, जैसे कि उसी को डॉर्पसी बोलते हैं। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन में नॉट बी करेक्ट एज हैपेंड इन इंडिया। तो एक्चुअली इसमें क्या हो जाता है? इसमें हो जाता है कि स्वेलिंग होने लगेगा बॉडी टिश्यू का। अगर आपका डॉर्पसी डिजीज हो रहा है ना, तो उसमें क्या हो जाता है? स्वेलिंग हो जाएगा बॉडी का टिश्यू, समझे। एक्युमुलेशन होने लगेगा फ्लूइड, यही सब वजह बनता है। तो इसमें क्या होता है, तो आपको जो जैसे डॉर्पसी डिजीज से बचने के लिए क्या करना है, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन में नॉट बी करेक्ट, कौन सही नहीं है, तो बाकी सही है, मतलब इससे आपका हो जाएगा, समझे। द पीपल हु ईट कुक्ड फूड विद एडल्टरेटेड मस्टर्ड ऑयल कैन कॉज डेंजरस डिजीज, डॉर्पसी। तो जैसे एर्गोनोमी वाइल एडल्ट्रेशन है, या पार्ट ऑफ साइनाइड इन मस्टर्ड ऑयल है, या वाइट कलर एडल्ट्रेशन है, इस सब से आपको क्या होगा? डॉर्पसी होगा। मतलब उसकी वजह से क्या होगा? स्वेलिंग हो जाएगा बॉडी का टिश्यू, एक्युमुलेशन होने लगेगा फ्लूइड, ये सब। और एडल्ट्रेशन ऑफ राइस हस्क इन ऑयल ये नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए सिंगल सेल जो होता है ग्रो करेगा इनटू ए मर्सियल्स डिजीज में। सिंगल सेल क्या हो जाता है? इट बिगिन्स एज ए सिंगल सेल एंड ग्रो कर जाता है किसमें? मर्सियल डिजीज में। तो न्यू डिस्कवरी प्रॉमिस बेटर थेरेपी के लिए, कैंसर जो है, कैंसर के लिए एक नया थेरेपी आया है, जिसमें क्या है कि इट बिगिन एज ए सिंगल सेल। कौन? कैंसर ये है कि जो बिगिन करता है एक सिंगल सेल से और बहुत ज़्यादा सेल बन जाता है, ग्रो इनटू ए मर्सियल डिजीज में। अ डिजीज डेट क्लेम मिलियन ऑफ लिव्स ईयर आफ्टर ईयर, बट साइंटिस्ट आर स्टडली अनलॉकिंग कर रहा है इट्स मिस्टीरियस एंड द फाइट कर रहा है अगेंस्ट इट मे नाउ हैव रीच्ड ए ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट। नाउ न्यू डिस्कवरी प्रॉमिस बेटर थेरेपी एंड होप इन द वार अगेंस्ट द डिजीज रिफर टू एज इन द। तो किसके बारे में बता रहा है डिजीज? कैंसर के बारे में बता रहा है ना। कैंसर में तो एक सेल से बहुत सारे सेल बन जाता है। अब देखिए एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होने लगता है, वही बोल रहे हैं, बहुत सा बनने लगता है। नॉट ऑल ट्यूमर्स आर कैंसरियस, ऐसा नहीं कि सारा ट्यूमर्स हो रहा है तो कैंसरियस ही होगा। और प्रोलॉन्ग्ड कफ होने लगता है, जो पीछे भी बताए थे, अनएक्सप्लेन्ड वेट और चेंज इन बॉल मूवमेंट होता है, पहले बताया था आपको। अब देखिए एंथोफोबिया जो होता है एक्चुअली किससे? इस फ्लावर से आपको डर लगने लगेगा, फ्लावर से आपको डर लगने लगेगा, इससे फियर हो जाता है, फ्लावर से, फूल से। तो इसे क्या बोलते हैं? एंथोफोबिया बीमारी हो गया वो। डिजीज हिस्टीरिया जो होता है, इसमें क्या होता है? यंग वोमेन जो होता है, वो अनमैरिड वोमेन जिसको बोल रहे हैं, वो उसको हो जाता है एक्चुअली डिजीज़ हिस्टीरिया। इसमें होता क्या है कि जीनेसियल डिजीज है एक्चुअली ये। और इसका लक्षण है कि एंग्जाइटी लगेगा, डिस्कम्फर्ट, फैटीनेस, फेंटनेस, समझे। डिस्कम्फर्ट होगा, एंग्जाइटी लगेगा, फेंट हो जाता नहीं आदमी, देखते हैं रहते रहते बेहोश हो जाता है, फेंट। तो ये सारा चीज़ देखने को मिलता है यंग वोमेन में होता है, अनमैरिड वोमेन जो जनरली बोला जाता है। और सिलिकोसिस जो होता है, क्योंकि देखिए अनमैरिड और मैरिड बोलने में क्या होता है? मैरिड होता है तो बहुत सारा उसका हार्मोन में चेंजिंग आता है,
तो यहाँ पे जनरली अनमैरिड के लिए लिया जाता है सिलिकोसिस। यंग वोमेन बोल रहे हैं मतलब अनमैरिड है, समझे। सिलिकोसिस जो होता है वो लंग डिजीज है, समझे। सिलिकोसिस लंग डिजीज है, सिलिका की वजह से होता है, जो कि पीछे भी आपको बताए थे। उस एरिया में रहने वाला को हो जाता है, सांस वाला जो है सिलिका ले रहा है, तो सिलिका लेगा तो किसका प्रॉब्लम करेगा, लंग ही में जाएगा ना, ये तो लंग डिजीज है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन जो होता है उससे क्या हो जाता है, अगर आयोडीन की कमी रहेगा तो ग्वाइटर हो जाएगा, और ग्वाइटर हुआ तो इसमें क्या होगा, आपका थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाएगा। और थायराइड ग्लैंड का कहाँ लोकेशन है, नेक के पास है, वहाँ पे तो आपका नेक वगैरह क्या हो जाता है, थिकर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, फोकस सही से नहीं हो रहा, जस्ट वेट मिनट। अब देखिए यहाँ पॉलिश राइस जो होता है उसमें पॉलिश राइस खाइएगा तो बेरी डिजीज हो जाता है। उसके बाद वाइट राइस जो होता है, ये मिल्ड राइस होता है, वाइट राइस जो होता है वो मिल्ड राइस होता है, जैसे हस्क ब्राउन और क्या बोल रहा है, जर्म। और आफ्टर मिलिंग द राइस इज पॉलिश्ड, मिलिंग करने के बाद राइस को क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। तो पॉलिशिंग जो होता है, ये मिलिंग और पॉलिशिंग जो होता है उससे क्या हो जाता है, रिमूव कर देता है न्यूट्रिशन। मिलिंग या पॉलिशिंग की जगह तो न्यूट्रिशन सारा हट जाता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो जाएगा इससे, ठीक है। नहीं खाना चाहिए बेरी पॉलिश, न्यूरोलॉजिकल डिजीज करता है ना, बेरी मेंटल डिजीज करता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज लाएगा। तो वाइट राइस है ये मिल्ड राइस, डेट हैड इट्स हस्क ब्राउन और जर्म। तो ये समझ में आया पॉलिश राइस से क्या होगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि ब्राउन राइस अच्छा होता है, ब्राउन राइस खाइए, व्हाइट राइस नहीं खाना चाहिए। व्हाइट राइस जो होता है अच्छा नहीं होता है, समझे। अब यहाँ पे देखिए MRI जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडेक्स होता है। इसमें क्या होता है, आयनाइजेशन एंड रेडिएशन नहीं होता है। एक्चुअली MRI में अगर देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आयनाइजेशन हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, MRI में कोई रेडिएशन नहीं होता, समझे। पिक्चर ऑफ ऑर्गन लिया जाता है, स्ट्रक्चर इनसाइड का देखा जाता है। और BMD टेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है, डायग्नोसिस करते हैं। यहाँ आप देखिएगा ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए BMD टेस्ट करते हैं। BMD मतलब बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है ना, उस चीज़ को देखा जाता है, चेक किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कौन है जो नहीं है व्हेन टू बी स्टॉप ईटिंग, बुलिमिया, ठीक है, जो अपने आप पे ख्वाहिश ही नहीं रख पाता, खूब खाता है, डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग, लगातार खा रहा तो खा रहा, उसी को बुलिमिया बोलते हैं। बुलिमिया डिजीज सीरियस ऑफ ईटिंग प्रॉब्लम है, ईटिंग खूब फूड खाता है। अब यहाँ पे देखिए कि बिंज बुलिमिया में सेक्रेटली बिंज है, यानी ईटिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। बिंज मतलब वही होता है, मतलब क्या होता है, ईटिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। और यहाँ पे ब्लू बेबी जो होता है वो किससे हो जाता है, नाइट्रेट जो है ड्रिंकिंग वाटर, अगर वाटर में ड्रिंकिंग वाटर में आपका नाइट्रेट है तो उसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ब्लू बेबी पॉल्यूशन डिजीज हो जाएगा। इसमें क्या होता है, रिस्पायरेटरी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम करता है, रिस्पायरेटरी में भी डाइजेस्टिव में भी प्रॉब्लम करेगा। नाइट्रेट्स जो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट में, और बाय द डाइजेस्टिव इंजाइम, जब आप पीजिएगा पानी तो वो डाइजेस्टिव इंजाइम नाइट्रेट को नाइट्राइट बदल देता है और रिएक्ट करता है यही विद ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ। वो क्या कर देता है, मेथामोग्लोबिन बना देता है, जो क्या होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये मेथामोग्लोबिन बना देगा तो ऑक्सीजन जो है इसे जुड़ नहीं पाएगा, तो कैरी ऑन नहीं हो पाएगा ना, मसल्स को जा नहीं पाएगा, सेल को मिल नहीं पाएगा, तो वो पूरा क्रेब साइकिल नहीं हो पाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, समझे। तो एक ब्लू, तो यहाँ पे देखिए कि एक ब्लू क्लोरेशन बन जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन, समझे। इसी की वजह से क्या करता है, एक बनाता है ये ब्लू क्लोरेशन। तो ये सारा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करने को देखेगा, ब्लू दिखने को लग जाता, शरीर दिखने लगता है भी। और ब्लड जो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जैसे यहाँ पे बताया ना, मेथामोग्लोबिन ज़्यादा हो जाता है एक्चुअली इसमें, तो ब्लड में मेथामोग्लोबिन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हेमोग्लोबिन को क्या कर देता है, मेथामोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है। और हार्ट अटैक जो होता है, हार्ट अटैक, तो उसमें एक्चुअली वही होता है कि आपका वेसल्स वगैरह जो इनर है उसका वो पतला होने लगेगा, नैरोइंग होने लगेगा, प्लेग वगैरह जो जम जाता है, ठीक है ना, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, प्लेग फ्रॉम द फाइब्रस टिश्यू एंड हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो उस ये सब क्या बनता है, ये सब रीजन बनता है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि हार्ट अटैक जो आता है तो अरेंज करना था कि पहले क्या होता है फिर क्या होता है, फिर तो सबसे पहले तो प्लेग बनेगा, प्लेग जब बनेगा तभी तो वो चोक करेगा, चोक जब करेगा तो क्या होगा, ब्लड का क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड आपका आगे मूव नहीं कर पाएगा कोरोनरी आर्टरी से, समझे। तो कोरोनरी मसल्स में कोरोनरी आर्टरी फंड होता है, तो वो वहाँ पे आर्टरी, वो कोरोनरी आर्टरी से आगे जा नहीं पाएगा। अब जब आगे जा नहीं पाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे नैरोइंग हो चुका है ना, वो वेजल्स नैरोइंग हो चुका है, तो इनएडिक्वेट, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इनएडिक्वेट सप्लाई, ब्लड हो ही नहीं पाएगा एंड ऑक्सीजन, तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन ही तो जाता है ना, सब जगह देता है, और वहाँ पे वो क्रेब साइकिल चल रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में वो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है 36 ATP, ठीक है ना, कितना रहता है 36 38 बताइए, तो वहाँ पे वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, समझे। तो वहाँ पे यही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो इस तरह से अरेंजिंग करना था आपको। कलेक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक्चुअली उसके वजह से क्या हो गया कि आपका ब्लड वेसल्स नैरो हो जाता है ना, और रैसेस अपॉन द फाइब्रस टिश्यू, जो फाइब्रस टिश्यू में रैसेस आने लगेगा ना, जैसे ही आप संक्रीन कीजिएगा कोई भी चीज़ को तो टच होगा, घर्षण होगा ज़्यादा, समझे।
अब गोल्डन आवर्स प्रेशर के साथ जाना जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत सा कंडीशन बनता है। अब वहाँ पे सब कंडीशन को मैं यहाँ पे इलेबोरेट करने लगूंगा तो एक में ही 5 मिनट लग जाएगा। यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड मोड में जो है यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए गोल्डन आवर जो होता है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है गोल्डन आवर, ये किसको कहते हैं तो हार्ट अटैक को ही कहते हैं गोल्डन आवर, समझे। तो यहाँ पे गोल्डन आवर जो होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड सबसे ज़्यादा लोग मरता है, सही से अगर ट्रीट नहीं किया जाएगा ना तो मर जाएगा बहुत लोग, इसी वजह यहाँ पे मरता है हार्ट अटैक, तो इसी को गोल्डन आवर बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। और एक्चुअली क्रिटिकल होता है 1 आवर फ्रॉम द वन सेट ऑफ द हार्ट अटैक। जैसे हार्ट अटैक अभी आया तो यहाँ से लेके एक घंटा तक वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, समझे। वहाँ पे बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, उसी को गोल्डन आवर बोलते हैं। गोल्डन आवर इज द क्रिटिकल 1 आवर, जो शुरू का 1 आवर होता है ना, जैसे हार्ट अटैक अभी आया उसके बाद वाला जो होने वाला 1 घंटा है उसी को गोल्डन आवर बोलते हैं, समझे। तो हार्ट अटैक से जुड़ा हुआ है। और बीटा ब्लॉकर दिया जाता है, एक मेडिसिन है बीटा ब्लॉकर, वो हार्ट अटैक में दिया जाता है। वो क्या नाम है मेडिसिन का, वो है बीटा एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक है। इसमें क्या यूज होता है, जो हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर अगर हो गया तो उसमें दिया जाता है। समय नॉर्मल हार्ट का रिदम सही से नहीं आ रहा है, समझे। PPRST वाला आप जानते होंगे बेब, वहाँ रिदम देखा जाता है, रिदम कैसा नहीं है, तो अगर रिदम सही नहीं तो ये देख के उसको क्या किया जाता है, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश किया जाता है। एसेंशियल टू रेगुलेट द हार्ट बीट, अगर ज़रूरी है, एसेंशियल है टू रेगुलेट करने के लिए हार्ट बीट को। जैसे हार्ट बीट को अगर हमको रेगुलेट करना है तो उसके लिए भी पोटेशियम जरूरी है, इसलिए हार्ट बीट अच्छा रखना है तो सेब वगैरह खाइए, पोटेशियम जिसमें ज़्यादा अच्छा होता है वो मात्रा खाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा पोटेशियम जो होता है, नीचे चला गया थोड़ा ऊपर ही पहले देख लेते हैं। इस पोटेशियम की कमी से क्या हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है एक्चुअली। और एक काम में भी जैसे हेल्प करता है, अगर पोटेशियम अच्छा रहेगा ना तो ट्रिगर करता है, ये क्या करता है, हार्ट को ट्रिगर करता है स्क्वीज करने के लिए ब्लड थ्रू द